तो हेलो गाइस। मैं आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड की जीत। जैसा कि आपको ये पेपर दिख रहा है, 27 फरवरी को ये होने वाला बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का मैथ का पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मैं 25 ठो क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूं पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। जिन साथियों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है, उनसे विनम्र आग्रह है कि वो वीडियो जाके पूरी देख लें। अन्यथा ये समझ लो दोस्त कि अन्यथा ये समझ लो दोस्त कि अगर आप वीडियो को नहीं देखे हो पार्ट 1 और पार्ट 2, तो 100% आपके 20 MCQ में से बहुत कम क्वेश्चन सही होंगे, बाकी सब गलत होंगे। इसलिए जिस स्टूडेंट ने मैथ नहीं पढ़ा है, उनको मैं 100% वादा करता हूँ कि 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस पूरे के पूरे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से। इसके बाहर से कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो फाइनली मैं बिना रुके बिना वेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्त। ये वीडियो लॉन्ग बनेगा क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 100% ऑब्जेक्टिव, और 25 क्वेश्चन का 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके बन गया है। आप जल्दी से जाइए और उस वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए, और ये वीडियो जो अपलोड करेंगे चैनल पे, ये पार्ट 3 होगा जो कि मैं अपलोड करूँ और बना रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, 26 कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण ए बराबर 45 अंश, कोण ई बराबर 56 अंश तथा कोण सी बराबर है। ठीक है ना। अब कितना है कोण सी का मान पूछ रहा है कि कोण सी का मान कितना है, ये बताइए। तो फाइनली दोस्त पहले देखो कि समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी कि जिसकी बनावट एक जैसी हो उसे समरूप त्रिभुज कहते हैं, जिसे सर्वांगसम नहीं कहते। तो आइए मैं फाइनली सॉल्व करके उसके बाद से ट्रिक लगाएंगे। ये देखिए व्हाइट पेज, और मैं यहाँ पे बना लूंगा, जो जो बोल रहा है वो सब बना के रेडी कर लें। तो देखिए साथियों, मैं आपको क्वेश्चन का फिगर बना लिया हूँ, और क्वेश्चन नंबर 26 एक बार और पढ़ देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे देखिए आपके सामने में क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ। त्रिभुज हो गया ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज, जैसा कि मैं फिगर बना दिया हूँ, आप देख रहे हो। इस प्रकार है कि कोण ए 45 अंश और कोण ई 56 अंश। तो कोण सी का मान पूछ रहा है। आप जानते हो कि समरूप है तो इसमें ये भी होता है कि ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कोण ए बराबर, ऐसे कर रहा हूँ तो वीडियो स्लो हो जा रहा है यार, बट तो दोस्त देखिए ये हो जाएगा कोण ए जो होगा वो कोण डी के बराबर होगा। अगर कोण ए बराबर 45 अंश है तो कोण डी बराबर भी कितना अंश होगा, 45 अंश ही होगा। कोण डी बराबर भी कितना अंश होगा, 45 अंश होगा। ओके ठीक है। इसी प्रकार ये कोण इस कोण के क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि कोण बी जो होगा वो कोण ई के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण ई बराबर कितना दिया है, 56 अंश। तो ये हो जाएगा कोण बी बराबर भी 56 अंश हो जाएगा। और त्रिभुज में जब दो कोण आपस में मिल जाते हैं तो तीसरा कोण निकाल लेते हैं हम लोग। देखो तीसरा कोण आराम से फाइंड कर सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर ये हो जाएगा 180 डिग्री। ओके। तो कोण ए का मान आपको दिख रहा है कि 45 डिग्री, प्लस कोण बी का मान यहाँ पे 56 डिग्री, प्लस कोण सी नहीं दिया है, नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा 180 डिग्री। इसको ऐड करेंगे तो 6 और 5 कितना होता है, 11, और 5 4 9 1 10, 101 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 अंश। कोण सी बराबर 180 में से 101 को माइनस कर देंगे तो कोण सी जो बचेगा, 10 में से गया 9, 7 यहाँ बचेगा 7, यानी कि कितना डिग्री, तो कोण सी जो आपका आ जाएगा फाइनल 79 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 का विकल्प नंबर कौन सा, 79, विकल्प नंबर डी, सॉरी ये नहीं है दोस्त, ये है। ठीक है ना। विकल्प नंबर डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, ये याद कर लेना, विकल्प नंबर डी वाला ऑप्शन। ठीक है। फाइनली आइए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं
2a है। समबाहु का मतलब होता है इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की क्या लंबाई, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की क्या होनी चाहिए, लंबाई, ये पूछ रहा है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, ठीक है। तो देखिए फाइनली यहाँ पे करेंगे सॉल्व और एक समबाहु त्रिभुज ऐसे बना लेंगे। समबाहु त्रिभुज मानते इसके तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। तो इसका फार्मूला, लंब की लंबाई का डायरेक्ट मैं फार्मूला बता देता हूँ कि लंबाई का फार्मूला क्या हो जाएगा, a√3/2, ये फार्मूला है। जब एक भुजा का मान यहाँ पे दिया है 2a, तो यहाँ पे a का मान कितना दिया है 2a, तो यहाँ पे a का मान भरेंगे 2a रूट में 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा a√3। तो a√3 आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। विकल्प नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आप देख सकते हो। ओके, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा वाला, यानी कि ये क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, और क्वेश्चन नंबर 28, एक्चुअली आप इतना बढ़िया से पढ़ के जाना कि एग्जाम में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, ठीक है। आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 28 जो कह रहा है 28 कि एक्स अक्ष पे बिंदु, जो बिंदु ए 2,-5 और बी -2,9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम फाइंड करेंगे। एक्स अक्ष पे है, तो एक्स अक्ष पे है तो वाई का मान क्या हो जाएगा 0, वाई का मान क्या हो जाएगा 0। फाइनली आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक्स का मान तो हमको निकालना पड़ेगा, लेकिन वाई का मान क्या हो जाएगा 0। तो वाई का मान जैसे ही 0 होगा दोस्तों, ये याद रखना कि बस, देखिए इस क्वेश्चन का मैं फिगर बना लिया हूँ ए पी बी, ठीक है ना। ए बिंदु ए है, बिंदु बी और पी एक्स अक्ष पे है, तो वाई का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे समदूरस्थ यानी कि ए पी जो है वो पी बी के क्या है, बराबर है। ये दूरी इस दूरी के क्या है, बराबर है। और बीच की दूरी के लिए फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे x1 y1 का मान लिख लेते हैं। x1 y1 का मान हो जाएगा यहाँ पे 2 -5 ए पी में ले रहे हैं, तो x2 y2 का मान हो जाएगा x 0 फाइनल। और b के जब जगह पे लेंगे तो यानी कि pb की जगह पे तो हो जाएगा x1 y1 का मान हो जाएगा x 0, x2 y2 का वैल्यू हो जाएगा आपका -2,9, ठीक है। ओके, अब यहाँ से बीच की दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए x2 है x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस मिल के +2 का होल स्क्वायर इक्वल, दोनों बीच की दूरी है ना बराबर है, समदूरस्थ है तो दोनों को लिखते हैं। तो -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा रूट में, तो ए हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 रूट में, ठीक है, इक्वल। इसको अगर हम दिस सिंप्लाई करें, माइनस कॉमन नहीं है, फिर ऐसे कर लो कि ए स्क्वायर माइनस नहीं बल्कि प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, अब फार्मूला में यहाँ माइनस का 2, क्वेश्चन में माइनस का x, ओके, माइनस का x प्लस 9 का स्क्वायर 81, ये हो जाएगा रूट में, ठीक है। समझ में ना आया तो कृपया कर आप बहुत अच्छे से लगाइएगा, मैं भी लगा रहा हूँ। x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 - 2 = 4x प्लस हो जाएगा 25 रूट में इक्वल -2 का स्क्वायर 4 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस माइनस मिल के प्लस में हो जाएंगे, तो ऑलरेडी सब प्लस का हो जाएगा, ठीक है। फाइनली तो हो जाएगा आपका 4x प्लस ये हो जाएगा 81, ठीक है। और क्वेश्चन तो वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं लगा ले रहा हूँ पहले। तो देखिए मैं फाइनली सॉल्व कर लिया हूँ कि x का मान आया -7, यानी कि इसका निर्देशांक हो जाए x, y -7 का क्या हो जाएगा 0, यानी देख सकते हैं कि विकल्प नंबर ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बिना समय वेस्ट किए, और आप लोग का बोर्ड एग्जाम चल रहा है मुझे पता है, तो मैं वीडियो को बहुत फास्ट बना दे रहा हूँ। मैं बस बता दे रहा हूँ कौन कौन सा विकल्प सही है, मैं करेक्ट बता दे रहा हूँ। और आप सब अपने प्रैक्टिस से बेस से जितना भी नंबर लाना होगा अपने प्रैक्टिस से नंबर लाओगे दोस्त, बिना प्रैक्टिस के नंबर नहीं आने वाले हैं। अगर आप रिवीजन नहीं किए हैं तो फिर समझ लीजिएगा कि नंबर कहीं ना कहीं आपका नहीं आने वाला, ठीक है ना। नंबर लाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, अगर नंबर नहीं आएंगे तो उसके भी कुछ अपने रीजन है।
उसके अपने रीजन है, तो कम से कम रीजन का वजह ढूंढिए कि क्या कारण हो सकता है, कारण क्या होगा, ठीक है ना। तो फाइनली दोस्त मैं आपको बता दूं कि देखो, अब बिना समय वेस्ट किए मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, सॉल्व क्या करेंगे बता देंगे कि दो बिंदुओं के निर्देशांक -1, 3 और 2, -1 है, उनके बीच की दूरी होगी। उनके बीच की दूरी जब निकालोगे तो आपको फाइनली मिलेगा 5 मात्रक, यानी कि विकल्प नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया दोस्त। शीर्ष 0, 4 फिर (0, 0 और 3, 0 वाले त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो एक त्रिभुज, इन सब के बीच की जब दूरी निकालेंगे, बीच की दूरी निकाल लेंगे, पहला हो जाएगा, मानो कि ए हो गया, ये बी हो गया। अगर ए और बी सी हो गया तो पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर सी ए का निकालेंगे, और त्रिभुज का परिमाप तो 3 गुणे पूरा जो भुजा आएगा निकाल के, तो आपका 3 गुणे जब भुजा करिएगा तो फाइनल 4×3 क्या हो जाएगा 12, 4×3 कितना हो जाएगा 12। विकल्प नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यदि बिंदु 4, 0 और x 0, x के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो x का मान होगा, अगर 5 मात्रक है तो आप फाइनली देख सकते हैं, अगर 5 मात्रक है तो फर्स्ट क्लास यहाँ पे क्या था 3, तो यही हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 3 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। एक्चुअली आप हर चीज़ को बहुत ढंग से पढ़ कर जाना, मैं वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए फटाफट मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बाबू, कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु अगर इतना है तो ए का मान बताइए। तो ए का मान फाइनली हम बता सकते हैं कि ए का मान 4 आएगा। मैं सॉल्व कर लिया हूँ और वीडियो को छोटा बनाने के वास्ते मैं फटाफट विकल्प बता रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको सॉल्व चाहिए और लॉन्ग क्वेश्चन का भी वीडियो चाहिए तो आप सबका कमेंट का इंतजार करूंगा मैं। कम से कम 20 स्टूडेंट अगर कमेंट करते हैं तो मैं वीडियो को फिर से बनाऊंगा, आज ही बनाऊंगा, शाम को बनाऊंगा और आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि आप 27 फरवरी को एग्जाम दे सको मैथ का। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देख रहे हो तो ठीक है, स्किप करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा और आप कमेंट करेंगे तभी मैं लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा। अन्यथा आप अपने एग्जाम का हाल स्वयं जानते हो, एग्जाम में आज जैसे करना होगा वैसे करना। मैं अपने ऑफलाइन के बच्चों को भी कह रहा हूँ और ऑनलाइन के बच्चों को भी कह रहा हूँ। तो बाबू दोस्त अगर आप बोलिएगा तो मैं बताऊंगा, अन्यथा फिर नहीं बताएंगे। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा। जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका मान आएगा 23। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता था, बट ये रीजन है कि वो मेरे स्टूडेंट जो हैं वो कह रहे हैं कि सर क्या रहे हैं वो भी गलत ही लगाए हैं, सब मिला जुला के एक ही बात है, ठीक है ना। वो भी गलत ही सॉल्व किया है, लेकिन आप सब गलत ना कीजिएगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना। ये आप फाइंड कर लीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो आपको अपने आप रिजल्ट मिलकर आ जाएगा। फाइनली ये हो जाएगा ओके। जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी आपको करेक्ट आंसर ही मिलने वाले हैं, ठीक है ना दोस्त। देखो, यदि tan अल्फा इक्वल साइन अल्फा हो तो अल्फा का मान होगा। यदि tan अल्फा इक्वल साइन अल्फा हो तो अल्फा का मान होगा, अल्फा का मान हो जाएगा कितना अंश 0 अंश। फाइनली 0 भरने पे 0 0 आएंगे, इसलिए विकल्प नंबर डी वाला सही हो जाएगा। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा 0 के बराबर थीटा हो या फिर थीटा से बड़ा 90 अंश हो तो थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री। विकल्प नंबर वाला बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्त, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0 तो साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, और ज़्यादातर विकल्प नंबर बी वाला ऑप्शन क्या हो रहा है सही हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बैठते समय आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, और बहुत अच्छे से लगाकर भी आओगे, ठीक है। सेक थीटा सेक ए प्लस tan ए और सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए का मान होगा, ये हो जाएगा कॉस ए। जब हल करिएगा तो आपको मिलेगा कॉस ए, क्योंकि आपको अभी रिजल्ट सॉल्व नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट के लिए मैं भी फटाफट बता रहा हूँ, क्योंकि समय मेरे पास भी कम है और आपके पास भी कम है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए समय देने का वादा कर रहा हूँ, क्योंकि आप कमेंट में 20 स्टूडेंट कमेंट करेंगे तो ही, ऐसे नहीं कर सकता हूँ मैं। जमीन पर मीनार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी 10√3 मीटर। विकल्प नंबर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और जिस स्टूडेंट को ऑफलाइन वाले मेरे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, कृपया करो मुझे जल्दी मैसेज करें, और मैसेज के माध्यम से मैं उनके पास या फिर अपने ग्रुप में, जो हम लोग का ग्रुप है, उसमें मैं वीडियो बना के उनके लिए पर्सनली भेज सकता हूँ।
अगर ऑनलाइन बच्चों को भी चाहिए, अगर जिनको बोर्ड एग्जाम 10th में, क्लास 10th में मैथ के पेपर को बहुत अच्छे से क्वालिफाई करना है, वो भी कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अब अपलोड की जाएगी, क्लास 11th और 12th की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे और यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, तो इसलिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर नहीं किए तो फिर एक बार और बेल आइकन दबा लें। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक पतंग जमीन के तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यह 36 से 60 अंश पर झुकी हुई है। एक डोर से बंधी है। डोरी की लंबाई बताइए। तो डोरी की लंबाई हो जाएगी 50√3 मीटर। इसमें भी विकल्प नंबर बी ही है। विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी। अरे बहुत सारे विकल्प हैं यार, दो ठीक है ना, विकल्प नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का क्या कह रहा है। किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींचे जाने वाले स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी आप बताओ यार, फर्स्ट क्लास। अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी। किसी वृत्त पर खींचे जाने वाली स्पर्श रेखा, खींचे जाने वाली कौन सा स्पर्श रेखा की अधिकतम संख्या क्या होगी। दो होती है दोस्त, दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यही ना। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी आपका फाइनल विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर, 7 सेंटीमीटर। कितना, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 42, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, PQ की लंबाई होगी। तो PQ की लंबाई हो जाएगी 2√11 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। और 100% मुझे जहां तक पता है दोस्त कि आप इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। मिस करेंगे तो फिर एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए आप सब इस वीडियो को मिस न करो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो। और मैं फटाफट क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, वृत्त का व्यास r अगर कैपिटल लेटर का r सेमी हो तो, कैपिटल लेटर का r सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, यानी उसका क्षेत्रफल। और ये क्या है, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास यानी त्रिज्या अपॉन 2 होता है। इसलिए विकल्प नंबर सी वाला आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1/4 जब 2 होता है ना, तो 1/4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा वर्ग सेमी। ओके, फाइनली आपका हो जाएगा आंसर विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, यदि 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। तो त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा, 90 अंश। और मैं भी आपको बता देना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका ये विकल्प नंबर कैसे ये सही है, तो आप जरूर मेरे पास कमेंट करेंगे और मैं उसका एक और वीडियो आपके पास बना के जरूर भेजूंगा। जितने सारे क्वेश्चन होंगे एक ही बार बता देना, ताकि मैं वीडियो बना सकूं और बना के आपके पास सेंड कर सकूं। तो साथियों, और आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखो, इधर मैं बहुत सारे लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी, लघु उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखा हूं। और कितना क्वेश्चन, कम से कम तो दोस्त आप ही लोग के लिए मैं 50 लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हूं, ठीक है ना, जो 100% एग्जाम में आते ही आते हैं। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फाइनली पहले इसको हम करते हैं कंप्लीट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वादे के मुताबिक। देखिए त्रिज्या r वाले वृत्त के, त्रिज्या r यानी कि r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण क्या है, p है, जिसका कोण क्या है, p है। इसमें हो जाएगा विकल्प नंबर डी, क्योंकि 2 से काटेंगे हो जाए 360, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई r स्क्वायर। कुछ बच्चे गलती कर दें, इसको टिक कर दें। बाबू याद रखिएगा, बिना सोचे समझे टिक करेंगे तो रिजल्ट गलत ही मिलेगा, जैसा कि मिलता जा रहा है, ठीक है। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 46, एक गोले का व्यास d है, उसका आयतन होगा, उसका आयतन क्या हो जाएगा 1/6 पाई डी क्यू, ठीक है ना। विकल्प नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़िया से देख लो, कम से कम विकल्प तो याद कर लो और ये चीज देख लेना, ठीक है। 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/16 यानी कि 3/16 पाई सेमी स्क्वायर, 3/16 पाई सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 48 है 48 कि निम्नलिखित प्रेक्षण आरोही क्रम में व्यवस्थित है। यदि इन प्रेक्षणों की माध्यिका 22 है तो x का मान होगा और इतना 8, 11, 13, 15, x + 1, x + 3, 30, 45, 40, 43,
तो इसका दोस्त फाइनल आंसर निकल के आएगा 20, विकल्प नंबर डी। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका होगी, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका होगी। जो बीच वाला होता है दोस्तों क्या होता है, माध्यिका, यानी कि विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर और ये जगह करेक्ट आंसर। माध्यिका कैसे निकालते हैं, यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये विषम संख्या है तो 7 का मतलब आप समझते हो ना, 7 यानी n/2 + 1। तो आप ऐड कर सकते हैं कि अगर 9 में या फिर इस 7 और 7 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, 8/2 करेंगे तो हो जाएगा 4। तो चौथा पद क्या है इसमें, 1 2 3 4, तो चौथा ना कि 7 1 8, तो चौथा पद जब आरोही क्रम में लिखोगे तो 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद क्या आ जाएगा 9। तो चौथा पद आपका निकल के आ जाएगा 9, इसलिए विकल्प नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये वीडियो का लास्ट स्टेप जो कि 50वां क्वेश्चन और फाइनली क्वेश्चन है। अगर जिस साथियों ने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो जाके कृपया कर आप देख लीजिए, वीडियो को बढ़िया से देखना। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो ये थंबनेल इस पे लगाएंगे वही थंबनेल आप ढूंढ लेना पार्ट 1 और पार्ट 2 का। आप बढ़िया से इस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरे 50 के 50 क्वेश्चन। ठीक है, 1 से 40 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, कितना होगा, विकल्प नंबर डी 5 होगा। ठीक है, तो फाइनली दोस्त हम लोग कंप्लीट कर लिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 100% फॉर एग्जाम में आने ही वाला है। 20 के 20 क्वेश्चन नहीं बल्कि 19 क्वेश्चन तो 100% आएंगे मेरे दोस्त, इसलिए आप याद रखिएगा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल है। जब आप एग्जाम देकर आना तो इस वीडियो को फिर से ओपन करना और मैं पूरा खुला चैलेंज देता हूँ, मिलाना कितना क्वेश्चन इस टाइप का आया है और कितना क्वेश्चन इस टाइप का नहीं आया। अब ये मत कहना कि सेम नहीं आया सर, इसी टाइप के 100% क्वेश्चन आएंगे। आइए मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए मैं लिखा हूँ सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी कि बड़ा क्वेश्चन, वर्णनात्मक प्रश्न जो दो दिया है यहाँ पे। फाइनली सिद्ध करने वाला पूछेगा ही, जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को आप जानते हैं सिद्ध कर लेना। फिर ये क्वेश्चन लसा मसा देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट अगर मन करे तो ले लो। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है कृपया कर कमेंट में मुझसे बोलो या फिर पर्सनली मैं अपना नंबर भी लिख देता हूँ, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। चाहे कोई भी विद्यार्थी हो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है पर्सनली। देखिए अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 तक, फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 से स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व कर लो। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कर सकते हो, मैं क्वेश्चन को बता दूंगा। ठीक है, 26 तक स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए 27 28 29 ऐसे करके 33 तक। ठीक है दोस्त, 33 हो गया। फाइनली लेते रहो, इसका मतलब कहने का मतलब स्क्रीनशॉट ले लो और जो क्वेश्चन नहीं आएगा मुझे भेज देना, मैं कहता रहा हूँ और बार बार कह भी रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम हॉल में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा यार। अगर पढ़ के जाओगे तो किसी में से देखने का इच्छा नहीं करेगा, नहीं तो टुकुर टुकुर देखते हो क्या चेहरा मेरा, ये हाल हो जाएगा आपका दोस्त। ठीक है, हंसना मत। यहाँ पे जो क्वेश्चन नहीं आया कृपया आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है दोस्त, देखो और ये हो जाएगा 44। इस प्रकार के क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं। ठीक है ना, और मैं वीडियो बनाया हूँ, पहले का भी वीडियो बनाया हूँ, जाके देख लो। इन सभी क्वेश्चनों का वीडियो आपको मिल जाएगा, सर्च करोगे बादल सर यानी कि बादल सर, और चैनल का नाम है यूपी बोर्ड की जीत। ठीक है, देख सकते हो, ले लो स्क्रीनशॉट। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और एग्ज़ाम के, अब एग्ज़ाम तो हो गया आपका, बोर्ड एग्ज़ाम फाइनल हो गया दोस्त। तो अब मिलेंगे हम लोग नया सेशन यानी कि क्लास 9th से लेकर 9th नहीं दोस्त 8 to कितना 12 तक, 8 to 12 मैथ के जितने सारे क्वेश्चन हैं या मैथ के सिलेबस ही मान लो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, किस चैनल पे, तो यूपी बोर्ड की जीत वाले चैनल पे हम लोग करेंगे कंप्लीट क्लास 9th 10th 11th 12th का मैथ, हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इंतजार की घड़ी हुई समाप्त।